नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरण एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। तो दोस्तों, कोट ऑफ द डे है, विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नए दिन के साथ ही नई ताकत और नई सोच आती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी हताश नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक दिन सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार द्वारा हरित ऊर्जा उपकरणों पर कितना आयात शुल्क बढ़ाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 10%, बी 20%, सी 25% और डी 18%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, बात करें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, उनके द्वारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स वो बढ़ा दी गई है बजट 2021 में 20% तक। और दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देना और साथ ही साथ में दोस्तों जो लो क्वालिटी का हम इम्पोर्ट करते हैं चाइनीज़ इक्विपमेंट्स वगैरह चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, उनको कम करना है। बात करें दोस्तों भारत की एनर्जी में, तो दोस्तों तीसरे नंबर का उपभोक्ता है भारत और पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर है चाइना। बात करें दोस्तों इससे जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, तो दोस्तों वो है इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी, जिसका मुख्यालय है फ्रीबर्ग इम ब्रिस्गो में और जर्मनी। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड एस रेने। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी को रोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन है हमारे पास है उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। और दोस्तों सभी को जॉब कार्ड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। किस एक्ट के तहत? दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा के तहत जितने भी वहाँ के माइग्रेंट लेबर्स हैं या फिर स्टेट के जितने भी लेबर्स हैं उन सभी को रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा मनरेगा के तहत। दोस्तों, बात करें मनरेगा एक्ट की, तो दोस्तों ये आया था 2005 में। और दोस्तों इस एक्ट के तहत राइट टू वर्क को बढ़ावा दिया गया है और इस एक्ट को पास किया गया था 2005 में। दोस्तों, बात करें इस एक्ट से जुड़ी हुई, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? 2006 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। और दोस्तों किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है? ये करता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत। और वर्तमान में जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के मंत्री हैं दोस्तों वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आरबीआई ने एग्जिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कितना ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास ए 20,000 करोड़, बी 22,000 करोड़, सी 10,000 करोड़ और डी 15,000 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15,000 करोड़। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, बात करें आरबीआई के द्वारा एक घोषणा की गई है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण दोस्तों पूरी तरह से जो आयात निर्यात है वो बंद है और इसी को देखते हुए एग्जिम बैंक के पास फॉरेन करेंसी का उतना भंडार नहीं है कि वो अपने ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। तो दोस्तों इसी को देखते हुए एग्जिम बैंक की मदद की गई है आरबीआई के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देकर, वो भी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। दोस्तों ये जो ऋण दिया गया है ये 90 दिनों की समय सीमा के लिए दिया गया है और इसको अगर रोल ओवर की बात करें तो ये मैक्सिमम 1 साल के लिए दिया गया है। बात करें दोस्तों एग्जिम बैंक की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके सीईओ हैं डेविड रास्किना। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत दुनिया में पीपीई किट का डैश सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड। बात करें दोस्तों पीपीई किट की, तो दोस्तों इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत में वो पूरे संसार की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है भारत
पीपीई किट के प्रोडक्शन में। पहले नंबर की बात करें तो दोस्तों वो है चाइना। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों एट प्रेजेंट भारत की बात करें तो दोस्तों 2.06 लाख पीपीई जो किट हैं वो एवरीडे प्रोडक्शन उनका हो रहा है भारत में मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। और दोस्तों ऑन एवरेज की बात करें तो वो है 1 लाख किट्स पर डे। और दोस्तों पीपीई किट की बात करें तो उसमें बेसिकली शू कवर, ग्लव्स, आई शील्ड, मास्क और गाउन, इन सभी को मिलाकर दोस्तों पीपीई किट तैयार होती है। बात करें दोस्तों ये जो डेटा दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों बात करें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तो दोस्तों वो हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताएं तो दोस्तों ये WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन से हमारे पास आभास झा, बी गीता गोपीनाथ, सी कार्मेन रेनहार्ट और डी रॉबर्टो अजेवेडो। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आभास झा, जिनको साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर प्रोसीजर मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। दोस्तों बात करें गीता गोपीनाथ की, ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। IMF बोले तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और बात करें दोस्तों कार्मेन रेनहार्ट की, इनकी हाल ही में ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं और साथ ही साथ में चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। रॉबर्टो अजेवेडो की बात करें दोस्तों तो ये WTO के प्रेसिडेंट है दोस्तों और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अगस्त 2020 में रिटायरमेंट की घोषणा भी की है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए। दोस्तों बात करें आभास झा की, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के पद पर यानी कि प्रोसीजर मैनेजर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों वो भी ऐसे समय में किए गए हैं जब जो साइक्लोन एम्फान था वो बुरी तरह से हिट हुआ है दोस्तों वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तट पर। और दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट के साथ ही नए नए तरह के इनोवेशन और ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जिससे आपदा प्रबंधन पर दोस्तों काबू पाया जा सके। और बात करें दोस्तों इनके अपॉइंटमेंट की तो दोस्तों इससे पहले ये 2001 में इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिस में दोस्तों ज्वाइन किया था बैंक को, यानी वर्ल्ड बैंक को। और इनके अगर एरिया की बात करें तो दोस्तों यानी कि जूरिडिक्शन की बात करें तो दोस्तों उसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और श्रीलंका थे। और तब से लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप और सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया, साथ ही साथ में दोस्तों पैसिफिक रीजन्स में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दोस्तों बात करें इनके अपॉइंटमेंट से पहले की, इन्होंने प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर दोस्तों तैनात थे अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ईस्ट एशिया में। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो अधिकार क्षेत्र में था वो पैसिफिक रीजन भी था। और बात करें दोस्तों इनके जो अब ये अपॉइंटमेंट जो हुई है उसके जूरिडिक्शन की बात करें तो दोस्तों उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव हैं। बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक की, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों वो हैं वर्तमान में डेविड मलपास और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने घोषणा की है कि प्रतिरक्षा में सुधार करने और संभवतः वायरल प्रतिकृति को कम करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ को डैश चाय के साथ बदलना है। तो ऑप्शन से हमारे पास ए आसाम टी, बी दार्जिलिंग टी, सी कांगड़ा टी और डी नीलगिरी टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांगड़ा टी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तो दोस्तों उनके द्वारा घोषणा की गई है कि जो कांगड़ा टी है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है और साथ ही साथ में जो वायरस का रेप्लिकेशन होता है उसको ब्लॉक कर सकती है।
और इसी वजह से दोस्तों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी HCQ के स्थान पर कांगड़ा टी को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। दोस्तों इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो कांगड़ा टी में केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं रेदर देन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के दोस्तों। और इस बात को डॉक्टर संजय कुमार जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थापित इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा भी दोस्तों इस बात को स्वीकारा गया है कि जो कांगड़ा टी में जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में और साथ ही साथ में जो कोरोना वायरस की एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करने में। किसके सापेक्ष दोस्तों? एंटी HIV ड्रग्स यानी कि HCQ के अगेंस्ट। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो कि जनरल GK का क्वेश्चन है दोस्तों। हेडक्वार्टर्स की बात करें दोस्तों वो है कोलकाता में। चेयरमैन की बात करें तो दोस्तों वो हैं श्री प्रभात कामल बेजुबुरा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 में। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जिसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1911 में, तब इसका नाम हुआ करता था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन और दोस्तों 1949 से इसका नाम बदल दिया गया और इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल हो गया। इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वो है न्यू दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 डैश अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। ऑप्शन है हमारे पास A सेरेना विलियम्स, B सिमोना हालेप, C एशले बार्टी और D नाओमी ओसाका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D नाओमी ओसाका जो कि जापान की इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं और दोस्तों ये 2 टाइम्स ग्रैंड स्लैम विनर हैं यानी कि इन्होंने 2018 में US ओपन जीता है दोस्तों और 2019 की बात करें तो दोस्तों इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों सेरेना विलियम्स की जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं और दोस्तों इनके द्वारा लेटेस्ट विनिंग की बात करें तो 2017 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और टोटल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा 23 ग्रैंड स्लैम जीते गए हैं। बात करें दोस्तों सिमोना हालेप की तो दोस्तों सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। लेटेस्ट विनिंग्स की बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा 2019 में विंबलडन जीता गया है और साथ ही साथ में ये 2017 से 19 तक नंबर 1 रैंक पर रही हैं। बात करें दोस्तों एशले बार्टी की तो दोस्तों एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं और लेटेस्ट विनिंग्स की बात करें दोस्तों तो 2019 में इनके द्वारा फ्रेंच ओपन जीता गया है। बात करें दोस्तों नाओमी ओसाका की, जैसा कि हम बता चुके हैं ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और दोस्तों इनके द्वारा लेटेस्ट विनिंग्स की बात करें तो 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है और साथ ही साथ में 2018 में दोस्तों इनके द्वारा US ओपन भी जीता गया था यानी कि 2 टाइम्स के ग्रैंड स्लैम विनर हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों जो फोर्ब्स मैगजीन है उसके द्वारा नाओमी ओसाका जो हैं वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई हैं। किसको पीछे पछाड़कर दोस्तों? सेरेना विलियम्स को। दोस्तों इनकी टोटल इनकम की बात करें तो दोस्तों वो है लगभग 30.7 मिलियन यूरो और दोस्तों ये जो इनकी कमाई है पिछले 12 महीनों की है जिसके द्वारा इनकी प्राइज मनी और एंडोर्समेंट जो हैं टोटल दोनों को दिखाया गया है और जो कि दोस्तों 1.15 मिलियन यूरो अधिक है किससे? सेरेना विलियम्स की टोटल संपत्ति से। दोस्तों इनकी जो ये इनकम बढ़ी है ये जापान की बहुत ही जानी मानी टेनिस प्लेयर है और दोस्तों इनके चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है और टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, इसी वजह से इनको ज़्यादा एंडोर्समेंट मिले हैं जिसकी सहायता से दोस्तों इनकी जो इनकम है वो कई गुना बढ़ गई है। एंडोर्समेंट की बात करें तो दोस्तों उसमें जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं जैसे नाइक, निशान, योनेक्स और भी हैं दोस्तों जिनका इन्होंने एंडोर्समेंट किया है। बात करें दोस्तों फोर्ब्स की तो ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है और इसी तरह के डेटा प्रोवाइड कराती है। एडिटर इन चीफ की बात करें तो दोस्तों वो हैं स्टीव फोर्ब्स और मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वो है न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास ए रसिया, बी अमेरिका, सी जापान और डी इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी जो है बहुत सारे देशों का एक संगठन है जिसके द्वारा उनके जो एयर स्पेस है उसमें जितने भी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उड़ाया जा सकता है, सिर्फ वो वॉलेशन ना करें किसी भी ऐसे रूल्स का या नॉर्म्स का जो ओपन स्काई ट्रीटी के जो नॉर्म्स का जो कलेक्शन है उससे बाहर हो। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों अगर ओपन स्काई ट्रीटी की बात करें तो दोस्तों ये 2002 में साइन हुई थी और दोस्तों यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा दोस्तों इससे विड्रॉ का जो डिसीजन है वो आया है, यानी कि अब ओपन स्काई ट्रीटी जो है उससे अमेरिका बाहर हो गया है। और दोस्तों ये किसके उसमें हुआ है, इन्होंने इसका आरोप लगाया है कि जो रसिया है वो हैज़ नॉट स्टक टू इट्स पार्ट्स ऑफ द डील। तो दोस्तों क्योंकि वो इस डील का हिस्सा नहीं है इस वजह से ही जो अमेरिका है वो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया है। बात करें दोस्तों अब वर्तमान में 34 सदस्य रह गए हैं उसके, जबकि पहले कितने थे 35 थे ओपन स्काई ट्रीटी के तहत। और दोस्तों जितने भी एरियल सर्विलेंस सिस्टम्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से जो जनरल एयर स्पेस है पूरी तरह से अलग है। इससे पहले की बात करें तो दोस्तों यूएस ने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो चुका है। कौन कौन से हैं दोस्तों वो? तो दोस्तों वो हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि UNHRC। दोस्तों इनकी बात करें यूनेस्को से 2017 में और UNHRC से 2018 में यूएस पहले ही बाहर हो चुका है। बात करें दोस्तों ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2002 में। उस वक्त इसके रेटिफायर्स थे 35 और इसका मुख्यालय है दोस्तों हेलसिंकी में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, केविन मेयर को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए आई फिल्म्स, बी टिकटॉक, सी जिली और डी नेटफ्लिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टिकटॉक। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें केविन मेयर की, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं टिकटॉक के। दोस्तों इससे पहले ये वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन में स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव थे। बात करें दोस्तों टिकटॉक की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वीडियो ऐप है। और दोस्तों ये किसकी कंपनी है, इसकी अगर पेरेंट कंपनी की बात करें तो दोस्तों वो है चाइना की बाइट डांस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। दोस्तों बात करें मेयर्स की अपॉइंटमेंट की, तो दोस्तों ये 1 जून 2020 से प्रभावी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेन, बी जर्मनी, सी UK और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें एशले कूपर की, जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीते थे। और दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर थे दोस्तों, और इनके द्वारा जो जीते गए सिंगल टाइटल्स हैं दोस्तों उनमें ऑस्ट्रेलियन विंबलडन और US चैम्पियनशिप है दोस्तों, जो कि 1958 में दोस्तों इन्होंने जीता था। और इनकी एज की बात करें तो दोस्तों ये 83 वर्ष के थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये रैंक नंबर प्लेयर भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो डेविस कप टीम थी उसको लीड किया था 1957 में। बात करें दोस्तों टेनिस से जुड़ी हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोस्तों जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं और जितने भी टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं दोस्तों उनका जो पूरा रेगुलेशन है और उनका जो आयोजन है दोस्तों किसके द्वारा कराया जाता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड हैगर्टी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।